आप अपने आप को सबसे बेस्ट जानते हो और उसके हिसाब से अपना प्लान बनाओ, अपने प्लान को फॉलो करो और अपनी ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आओ। अगर आपको ये चेक करना है ना आप ट्रैक पे हो कि नहीं हो, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो पहले उसके क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो। अगर आपसे 70-80% क्वेश्चंस बन रहे हैं इसका मतलब आप ट्रैक पर हो। रिवीजन अगर आप नहीं करोगे, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे जनरल अवेयरनेस का और कोई भी टॉपिक हो या आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही हो, विदाउट रिवीजन नथिंग गोज वेल। अगर आपको CBT 2 निकालना है तो आप वो तभी दे पाओगे ना जब आपको CBT 1 निकलेगा। एग्जाम पैटर्न हर एग्जाम का हर 5 साल में 7 साल में बदलता रहता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो सबका स्वागत है इस पैनल डिस्कशन में जो हम करने वाले हैं और यहाँ पर आपको इस 30 मिनट्स के वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को रखना है। कुछ अभी रिसेंटली SSC JEE की नोटिफिकेशन भी आउट हुआ है और कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ पैटर्न में बदलाव किए गए हैं, कुछ मार्किंग स्कीम में बदलाव किए गए हैं। कुछ बच्चों को लिए पॉजिटिव लग रहा है, कुछ बच्चों के लिए नेगेटिव लग रहा है। एक्चुअली में क्या सिनेरियो है, इन सब के ऊपर पूरी डिटेल से हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन मैं देवेश सर से पूछना चाहता हूं। देवेश सर, आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल सर। क्योंकि अभी भी जस्ट नोटिफिकेशन आया है, बच्चा काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था। अब बच्चा ये सोच रहा है कि यार जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, जो पहले मेंस होते थे कन्वेंशनल होते थे, अब वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव ये सारी चीज़ों में बच्चों को कोई डाउट है, मतलब बच्चों को दिक्कत होने वाली है कि बच्चों के लिए बेनिफिट होने वाला है, क्या रहने वाला है ये? सर देखिए, दिक्कत तो कुछ भी नहीं होगी क्योंकि पहले भी टेक्निकल का ही पेपर हुआ करता था, सेकंड मेंस अभी भी टेक्निकल का है। जब वो प्री के लिए भी तैयारी करता था तब भी वो डेरिवेशंस या न्यूमेरिकल ये सारी चीज़ें किया करता था जी। अगर अभी की भी बात करूंगा तो अगर मेंस एग्जाम है आपका, वो अगर CBT भी हो गया तो आपको ज़्यादा फायदा ही होगा क्योंकि आप CBT 1 के लिए जब तैयार कर रहे थे तब भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, तो आपको हैबिचुअली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड होती है वहाँ पे। जब सेकंड पेपर में आपको अब वापस से CBT फॉर्म में ही आ गया है तो CBT फॉर्म में तो सर और ज़्यादा आई थिंक फ़ायदा होगा उन बच्चों को। तो इससे परेशान होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ चेंज ऐसा सिलेबस में तो नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग आगे भी बात करेंगे कि क्यों कैलकुलेटर अलाउ किया गया, क्यों बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी गई, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का क्या सिनेरियो रहेगा, नंबर ऑफ मार्क्स क्यों बढ़ाए गए, इसके बारे में हालांकि पूरे सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो कुछ ना कुछ बेनिफिट ही हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ लॉसेज हैं। लेकिन जो बच्चे मेंस के लिए तैयारी कर रहे थे कन्वेंशनल वाली शुरू से ही, ऐसा नहीं कि उनको कोई नुकसान हुआ होगा क्योंकि जब आप प्री के लिए करते हो तब भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कन्वेंशनली पढ़ना ही पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट को। तो आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत है, ऐसा कोई पैनिक होने वाली सिचुएशन तो अभी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, बस एग्जाम पैटर्न हर एग्जाम का हर 5 साल में 7 साल में बदलता रहता है। SSC के लिए थोड़ा सा माइंडसेट हो गया है कि पहले प्री होगा देन उसके बाद में मेंस होगा, लेकिन इतना ज़्यादा कोई बहुत डिजास्टर चेंज हुआ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आपको पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, मेंस तक तब पहुंचेंगे हम या पेपर 2 तक तब पहुंचेंगे जब पेपर 1 क्लियर होगा। और पेपर 1 में कोई चेंजेस नहीं हुआ नेगेटिव मार्किंग को छोड़कर। तो पेपर 1 पहले फोकस रखिए। और दूसरी चीज, जब कन्वेंशनल भी होता था तो आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तभी आप कन्वेंशनल लिख पाओगे, राइट? अब ऑब्जेक्टिव कर दिया गया, थोड़ी डेप्थ नॉलेज आएगी, थोड़ा अच्छे लेवल का पेपर होगा। बट यार उसके लिए पढ़ना तो देखो कन्वेंशनल के लिए भी था और पेपर 2 जो ऑब्जेक्टिव होगा पढ़ना तो उसके लिए भी होगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस चीज़ के लिए, जैसा कि देवेश सर ने बताया, राइट? अब बात करते हैं सर, जो बच्चा, ये तो ठीक है कि चलो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि जो प्रिपरेशन चल रही है या फिर जो पैटर्न चेंज हुआ उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत है नेगेटिव मार्किंग को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले नेगेटिव मार्किंग 1/4 हुआ करती थी, 1/4 होती थी, अब नेगेटिव मार्किंग 1/3 कर दिया गया। तो ये किस माइंडसेट के साथ किया गया और इससे फायदा होने वाला है कि नुकसान होने वाला है, थोड़ा सा बताइएगा लामिया मैम। सर देखिए, निगेटिव मार्किंग तो 1/4 तो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, बट उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे दोनों ही एग्जाम्स को CBT कर दिया गया है। तो अगर अच्छी प्रिपरेशन होगी तो आई थिंक निगेटिव मार्किंग से कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। मगर हाँ, कंपटीशन एक अच्छे लेवल पर होने वाला है और अब ये ज़रूरत है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको श्योरिटी रखनी पड़ेगी कि आंसर सही है कि नहीं है, क्योंकि 1/4 से अभी 1/3 चला गया है तो वो सबके लिए है। जो भी चेंजेस हुए हैं वो सबके लिए हुए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक्यूरेसी में काम करने की ज़रूरत है और आई थिंक अगर एक्यूरेसी अच्छी मेंटेन कर लेंगे और वो प्रैक्टिस से आएगी, अगर ये जो अभी 60 डेज बचे हैं इसमें प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह हो जाए तो आई डोंट थिंक सो कि नेगेटिव मार्किंग से इतना कोई खासा फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल। और देखो यार, नेगेटिव 1/4 हो या 1/3 हो, दुश्मन तो दुश्मन होता है,
राइट। अब मैदान में जब आप लड़ने के लिए जाओगे तो ये नहीं बोलोगे अरे एक के पास तो पिस्तौल है और एक के पास AK-47 है, दोनों से अगर गोली लगेगी तो आप मरोगे ही मरोगे। तो दुश्मन होता है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता वो 1/3 कट रहा है कि 1/4 कट रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर करने के लिए जरूरी है एक्यूरेसी पे काम करना, तो वो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये तो हमने थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग ये सारी चीज़ें भी बात करी। अब पैटर्न की अगर मैं बात करूं या समझाने की बात करूं तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है नॉन टेक। क्योंकि टेक्निकल तो चलिए पेपर 2 के अंदर पूरा टेक्निकल पहले भी था अभी भी था, राइट। उसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, वो तो चलिए ठीक है। बट जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है वो अभी भी 50 रीजनिंग का है और 50 के अंदर आपके पास हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस जिसके अंदर फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री आता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है करंट अफेयर। तो आशुतोष सर, करंट अफेयर अपने आप में लगभग 15 नंबर के आसपास का करंट अफेयर का रहता है। तो क्या कहना चाहते हैं, बच्चों को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? क्योंकि लास्ट 2 मंथ में ना बच्चा बहुत पैनिक रहता है सर, उसको नहीं समझ में आता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो एक स्मूथ वे से चल रहा था। पर जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है ना, कुछ बच्चे गिव अप कर देते हैं, कुछ बच्चों को लगता है मुझे फटाफट सब कुछ कर लूँ। क्या उसको रूटीन चेंज करने की जरूरत है, या जो नॉन टेक वाला पार्ट है उसको कैसे कवर करना चाहिए? थैंक यू सर। दोस्तों, अगर हम नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक एक ऐसा पोर्शन है जो टेक्निकल से अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि जितने भी बच्चे SSC JEE की अभी सर प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पिछले 5-6 सालों से जो उनके ब्रेन स्टॉर्मिंग हुआ है, जो उनका एक तरीके से ट्रेनिंग हुई है, वो टेक्निकल पार्ट में हुई है। जी सर। और नॉन टेक से कहीं ना कहीं उनको डर लगता है, जो सच नहीं है। क्योंकि अगर आप सिलेबस देखें, अगर आप क्वेश्चंस देखें, तो ये वही सिलेबस है जो दोस्तों ऑलरेडी आप क्लास 6 to 12 अपनी बेसिक एजुकेशन, स्कूलिंग एजुकेशन में कर चुके हैं। जी सर। बट चूंकि उस समय आपके दिमाग में ये नहीं था कि मुझे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, तो आपके अंदर वो टेम्परामेंट नहीं था। अब आपको वो टेम्परामेंट लाना है। अब वो टेम्परामेंट आप लाओगे कैसे? जब आप ये समझ जाओगे, जैसे मैं हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेता हूँ सर। जी सर। देखने में लगता है बच्चों की एंशियंट भी पढ़ना है, मेडिवल भी पढ़ना है, मॉडर्न भी पढ़ना है। बट आप देखो तो मॉडर्न में शायद 20 से 25 ऐसे मूवमेंट है जो हर 1-2 साल छोड़ के पूछे जाते हैं। अगर आपको एक बेसिक आइडिया है, ईयर पता है, लीडरशिप किसकी थी, उसका नेचर क्या था, तो आप आंसर कर सकते हो। बात करें जैसा कि सर आपने बोला करंट अफेयर्स थोड़ा ट्रिकी इसलिए भी हो जाता है। जैसे मैं अभी नॉन टेक में भी अगर हिस्ट्री की बात करूं तो मुझे पता है कि गांधी जी ने क्या किया। अब गांधी जी ने जो किया वो हम चेंज नहीं कर सकते, वो वही रहने वाला है। बट करंट अफेयर्स में बिल्कुल डायनेमिक पार्ट होता है, वो चेंज हो रहा है। और अब तो आपको रोक देना है करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन, क्योंकि अब पेपर काफ़ी पास आ गया है। शायद 1 महीना और आप उसको देख सकते हैं। बट जो पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स है उसको आप कैसे तैयार करें? तो सर एक साफ पैटर्न हमें SSC JEE में दिखाई देता है कि ऑनर्स जो हुए हैं, जो अवार्ड्स मिले हैं स्पोर्ट्स में, या और कई सारी पर्सनालिटी बेस्ड जो क्वेश्चन है, काफ़ी ऐसा पैटर्न है जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं। और बच्चे अगर एक सही कंटेंट, सही डायरेक्शन में उनको मिल जाए तो इस 2 महीने में भी वो आसानी से अपना नॉन टेक तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और SSC JEE में जनरली नॉन टेक का फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये अवार्ड किसको मिला, ये खेल रत्न किसको मिला, ये क्या चीज़ रही, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो दोस्तों मतलब नॉन टेक भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे साथ अब सुरेश सर भी हैं, और सुरेश सर आपके बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी JEE एग्जाम को क्रैक करके अभी सर्व कर रहे हैं, राइट। तो सर ये जो आप उनके माइंडसेट को समझते होंगे, राइट, एग्जाम से 1-2 महीने पहले वो आपको कॉल भी करते होंगे, कितनी बार पैनिक सिचुएशन हो जाती है, हर बच्चे के साथ होता है। तो सर आप उनको कैसे समझाते थे, और जो बच्चे अब 2023 जो अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हैं उनको कैसे समझाना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उनको इन 2 महीने के अंदर? सर मैं सबसे पहला पॉइंट तो ये बोलता हूँ स्टूडेंट को कि आपको सबसे पहले अब ये ध्यान रखना है कि डेरिवेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि सर अभी इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि बच्चा डेरिवेशन करेगा, उसके बाद में फॉर्मूला जो है वो याद रखेगा, डेराइव करेगा, वो अब टाइम नहीं बचा है। अब मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट को ये फोकस करना चाहिए कि फॉर्मूला वो याद कैसे करे। और अगर SSC JEE में अगर हम बात करें तो सर CBT 1 और CBT 2 हो चुका है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि सर अगर मुझे 2 मंजिल का मकान बनाना है तो पहली मंजिल अगर स्ट्रांग बनेगी तभी तो मैं दूसरे के बारे में सोचूंगा। अगर मान लो अगर मेरा एक मंजिल भी अगर स्ट्रांग नहीं है और मैं दूसरे के बारे में सोच रहा हूं, जो स्टूडेंट अभी फिलहाल कर रहे हैं कि वो CBT 2 को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक है, वो ये सोच रहे हैं कि यार कि CBT 2 सर कैसे निकालेंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल मिला के सर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। अगर 3 मार्क्स में वो सोच रहे हैं क्या सर गेट लेवल का जाएगा, तो देखो अभी आपको ये नहीं सोचना है, मैं यही बात बोलूँगा, क्योंकि अगर आपको CBT 2 निकालना है तो आप वो तभी दे पाओगे ना जब आपको CBT 1 निकलेगा। और सर CBT 1 में अगर हम बात करें तो 80% सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, और थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन है तो इसका मतलब स्टूडेंट को अभी जो फोकस करना है फिलहाल के लिए, आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना है, न कि आपको न्यूमेरिकल पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करना है। और सर मैं अभी स्टूडेंट को यही बोलता हूँ
कि जितना मैक्सिमम टाइम अभी आप थ्योरी पढ़ने पर दोगे और एक PYQ, सर एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है SSJ में कि लगभग 50 to 60% कॉन्सेप्ट जो PYQ है वो रिपीट होते हैं, मतलब PYQ, वाह, यानी बहुत कि जबरदस्त। ये करना तो जरूरी है। और सर इसके लिए हमारी इंजीनियर्स वाला की टीम पर डेफिनेटली हमने क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है, जो 1 अगस्त से हमारा स्टार्ट होने वाला है। उसमें PYQs भी हम करवाने वाले हैं, यानी कि पूरा सिलेबस वहाँ पर भी हम उसको डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि अगर हम क्रैश कोर्स कराएंगे तो डेफिनेटली CBT 1 पर ज़्यादा फोकस रहेगा, जिसमें हम थ्योरी कंटेंट प्लस जो न्यूमेरिकल आपको पूछे जा सकते हैं 1 लाइनर 2 लाइनर, वो हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, अच्छा सर एक चीज़ और, आपने तो बहुत गाइड किया, एक चीज़ मुझे बताइएगा, जो बच्चे अभी कर रहे हैं प्रिपरेशन, ये 2 महीने में थ्योरी पे ध्यान देना चाहिए, Yes, sir. राइट, ये चीज़ आपने बता दिया। मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए उन बच्चों को? सर अगर मॉक टेस्ट की बात करें तो मैं तो ये प्रीफर करता हूँ कि स्टूडेंट कम से कम 2 मंथ पहले से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए, मतलब फुल लेंथ अभी बच्चों Full को length, स्टार्ट कर yes, देना sir. चाहिए। क्योंकि मेन चीज़ ये कि मॉक टेस्ट कम से कम 8 to 10 मॉक टेस्ट देगा। अब एक मॉक टेस्ट को देने के लिए कम उसको रिवाइज तो करना पड़ेगा, और अगर रिवीजन में अगर वो एक बार भी रिवाइज करेगा तो 5 to 6 डेज उसको देना है। अगर 5 to 6 डेज अगर वो एक मॉक टेस्ट में रिवाइज करेगा तो कम से कम जो है 10 मॉक टेस्ट देने के लिए 60 डेज उसको चाहिए। तो मिनिमम उसको जो है अभी से जो टाइम बचा हुआ है, आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, स्टार्ट कर देना है, ये ही राइट टाइम है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं लास्ट में क्या करूंगा, सर मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट क्या करता है कि वो रिवीजन करता है और लास्ट के क्या करता है 10 दिन में 10 ही मॉक टेस्ट देता है। वो सर वो बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट इसलिए दिया जाता है कि कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है और कौन सा टॉपिक स्ट्रांग नहीं है। यानी कि अगर वो लास्ट 10 डेज में देगा, सर रिवाइज नहीं कर पाएगा जहां से क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि अभी से मॉक टेस्ट दे, जो टॉपिक नहीं बन रहा है उसको रिवाइज करे, और देन उसके बाद में फिर से अगला मॉक टेस्ट फुल रिवीजन के साथ में देना चाहिए। बिल्कुल, मतलब मॉक में कभी नंबर कम आ रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मॉक आपकी एनालिसिस के लिए, उससे आपको पता चलेगा कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, कहां हमको रिवाइज करना है, कहां हमको और ज्यादा ध्यान देना है, कौन सी चीज आपकी ऑलरेडी स्ट्रांग है जिसको बार बार ध्यान नहीं देना है। तो ये सारी चीज। अच्छा एक चीज और, मॉक भी ठीक है, देखो कोई भी एग्जाम निकालने के लिए ना 4 चीजों का पता होना जरूरी है, 4 चीजें ही करनी होती है। दुनिया का कोई भी एग्जाम निकालो, पहली चीज सर कंसेप्ट, क्वेश्चन तभी लगा पाओगे जब कंसेप्ट स्ट्रांग हो, तो पहले कंसेप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए। कंसेप्ट स्ट्रांग होने के बाद PYQ आपके एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताता है, एग्जाम से आपको फैमिलियर करता है, PYQ सॉल्व करिए। तीसरी चीज रिवीजन अच्छा होना चाहिए, और चौथी चीज मॉक, ताकि पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, प्रिपरेशन कितने लेवल पे चल रही है। बस ये 4 चीज अगर आपको फॉलो करता ना, साइकिल में फॉलो करना है। अगर ये चीज आपने फॉलो कर दिया तो SSC JEE नहीं, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो आप उस एग्जाम को निकाल सकते हैं, राइट। एक बार देवेश सर से भी पूछते, देवेश सर आज के टाइम में जो बच्चा है वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्योंकि एंजाइटी सबके साथ होती है सर। जैसे जैसे एग्जाम का प्रेशर आता है वैसे वैसे बच्चों को एंजाइटी होती है, थोड़ा घबराहट होती है, राइट। मन में ऐसा डर लगता है कि एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कहीं मैं सबसे पीछे तो नहीं चल रहा हूँ। ऐसे बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहते हैं सर, कैसे एंजाइटी को दूर करें वो? सर एक तो जो आपने अभी 4 पॉइंट बोले ना जी, कि सिलेबस कंप्लीट करना, रिवीजन, मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये 4 चीज़ों का ही पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन है, और उसके बाद एग्जाम में सेलेक्ट हो जाता है एक स्टूडेंट। और इन चारों कॉम्बिनेशन के वो सेट करने के लिए, अच्छे तरीके से इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्रैश कोर्स हम लेके आ रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से। अब जैसे आपने पूछा कि एंग्जाइटी तो हमेशा रहेगी, वो एक टीचर के अंदर भी रहती है कि वो कितना बेहतर उस हर एक स्टूडेंट को पढ़ा पाएगा। हर बैच में माइंडसेट सबका अलग अलग है, एक ऐसा स्टूडेंट भी है जो बेसिक से पढ़ रहा है, और एक ऐसा स्टूडेंट भी जो पहले पढ़ चुका है। तो सबको सेटिस्फाई करने के लिए हमें अलग अलग माइंडसेट के साथ एक ही क्लास में खड़े रह के पढ़ाना है। सही बात तो है। एंग्जाइटी तो हमारे मन में भी है, तो सबके मन में कोई एंग्जाइटी है। लेकिन एक बेसिक पॉइंट, जब हम भी स्टूडेंट रहे होंगे या फिर आज जो भी स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का सिलेबस कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। बिल्कुल वो सही ये बात है। सोचता है कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं मॉक लगाना चालू कर दूंगा, और उसका सिलेबस तो लास्ट दिन तक भी कंप्लीट नहीं होगा। बिल्कुल तो सही इसका बात मतलब वो मॉक लगाएगा ही नहीं। और एक्चुअलिटी में मॉक बार बार कहने का या चिल्लाने का सेंस सिर्फ इतना होता है कि एक्चुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हो। जो आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके सामने कंप्यूटर होगा, पेपर होगा, पेन होगा। अब उस पर आपको कंप्यूटर स्क्रीन को देखना भी है, फिर पेन पेपर लेके उसको सॉल्व भी करना है, फिर वापस से सेलेक्ट करना है। और कई बार ऐसा होता है माउस राइट एंड लेफ्ट मूव करता रहता है, उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा। प्रेशर रहता है, तो बिल्कुल। उस टाइम पर आपने एक ही जगह बी को सेलेक्ट कर दिया ना, वहीं आपने नेगेटिव भी बना लिया, मार्क्स भी खो दिए और अपने सिलेक्शन से दूर भी होते चले गए। उसी चीज़ को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने का तरीका है मॉक टेस्ट। यह है बेस्ट डेफिनेशन। और दूसरा कि टाइम टेबल से हर एक स्टूडेंट परेशान होता रहता है। सर एंग्जाइटी 2 चीज़ों को लेकर तो है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, थ्योरी पढ़ ली, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा।
एक पहला एंग्जाइटी। दूसरी ये कि सर एग्ज़ाम में जब हम लोग मॉक देना चालू करते हैं तो पहले मॉक में मार्क्स नहीं आए तो मैंने छोड़ दिया, मॉक देना ही बंद कर दिया। तो यू हैव टू डिसाइड दैट इट इज़ द टाइम टू सरेंडर और इज इज द टाइम टू फाइट। बिल्कुल। सो यू हैव टू चूज द फाइट। बिल्कुल तो ये एक तरीका है बिल्कुल बेसिक सा कि मॉक टेस्ट को जब आप दे रहे हो तो उस टाइम पर आप एक्चुअल वो वाली फीलिंग के साथ दीजिए कि आप एक्चुअल एग्जाम में बैठे हुए हो। अगर वो वाला फीलिंग लोगे तो एंग्जाइटी वाला पॉइंट तो आएगा ही नहीं, लेकिन वो बेसिक एंग्जाइटी या सीरियसनेस वो तो ज़रूरी है सर। वो नहीं रहेगा ना तो पीछे से पुश करने वाला जो एक फोर्स है ना वो एंग्जाइटी ही है। यार देखो वो सबके साथ ही रहता है। मतलब मुझे भी याद है जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में था या एग्जाम दे रहा था तो एंजाइटी, देखो अगर एंजाइटी का मतलब ही कि आप सीरियस हो, राइट। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा उसको एग्जाम से क्या घबराहट, राइट। उसको तो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नंबर आया तो भी ठीक, नहीं आया तब भी ठीक। घबराहट किसको होगी? जिसने सीरियस प्रिपरेशन किया। ध्यान रखना गला सबका सूखता है, पर एक चीज़ ध्यान रखना, डर के आगे जीत है। तो अगर आपने थोड़ा सा मान लिया तो चीज़ें आपकी हो ही जाएगी, राइट। ये तो एंजाइटी वाली बात हो गई। मैम थोड़ा सा बच्चा आज के टाइम में मतलब प्रिपरेशन को लेकर एक चीज़ ऐसा भी सोचता है कि जैसे एक डेविड सर ने बहुत ही अच्छी बात बोली थी कि सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो बच्चे को क्योंकि अथा है वो चीज़, राइट। अगर वो 100% परफेक्शन के साथ जाएगा तो वो तो एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं हो सकता, हर में कुछ ना कुछ चूक रहती है। बच्चे को कैसे पता कर चलेगा कि मैं सही चल रहा हूँ, ट्रैक पे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, क्या मैं इस सब्जेक्ट में पीछे तो नहीं रह गया हूँ या आगे रह गया हूँ, क्या चीज़ें चल रही है, वो अपने परफेक्ट मैनर में किस तरीके से प्रिपरेशन में आगे बढ़ेगा ये 2 महीने के लिए, क्योंकि ये 2 महीने बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग है। अगर सही तरीके से निकल गए तो एग्जाम फोड़ देगा, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए तो एग्जाम में पीछे रह जाएगा। तो बच्चों को अभी क्या करना चाहिए उस चीज़ के लिए? जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आपको ये चेक करना है ना आप ट्रैक पे हो कि नहीं हो, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो पहले उसके क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो। अगर आपसे 70-80% क्वेश्चंस बन रहे हैं इसका मतलब आप ट्रैक पर हो। क्योंकि सर कोई भी एई और जेई का एग्जाम आप देख लो, 90% क्वेश्चंस तो हमको उसी से मिल जाते हैं जो हमारा सिलेबस है, मगर 10% क्वेश्चंस आगे पीछे होते हैं। कई बार क्या करते हैं हम अपना 90% का परफॉर्मेंस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम वो 10% के परफॉर्मेंस पर फोकस कर रहे हैं जो सबके लिए थोड़ा सा हेक्टिक है। इवन जब किसी एग्जाम में टॉपर बनता है ना, कोई बच्चा टॉपर बनता है तो वो भी वो 10% को टच करके नहीं आ पाता है, वो 90% की वजह से ही टॉपर बनता है। तो कोई भी आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, स्पेशली अगर मैं एसएससी जे एग्जाम की बात करूं तो डेली बेसिस पर 2 आवर्स या 3 आवर्स आपके सेट होने चाहिए कि मुझे 2 घंटे में 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, इस तरीके से डेली बेसिस पर आप अपनी स्पीड बढ़ाएं और डेली अपने आप को टारगेट दें कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे आज आपने डिसाइड करा कि मैं 100 क्वेश्चन लगाऊंगा तो कल 100 नहीं लगाने, कल 102 लगाने, परसों 105 लगाने। इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी बढ़ाना, टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रोल देना है, टाइम मैनेजमेंट को भी इंपॉर्टेंस देनी है और क्वेश्चन से ही आप चेक कर पाओगे कि आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है। क्लास में तो आप थ्योरी पढ़ रहे हो मगर आपसे थ्योरी नहीं पूछी जाएगी ना, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये डेफिनेशन के थ्रू ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो वो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा। और इसके लिए बेस्ट क्या है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते रहते हैं कि मैम मेरा ये सब्जेक्ट खत्म हो गया है, अब मुझे कौन सी बुक लगानी चाहिए। सो मैं सबको ये सजेस्ट करती हूँ, योर फर्स्ट प्राइमरी बुक शुड बी योर प्रीवियस ईयर पेपर्स। उसके बाद आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे कि सर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के पेपर्स होते हैं उसको लगा सकते हैं, उसमें काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चंस मिल जाएगी। बट दैट शुड बी सेकेंडरी, प्राइमरी शुड बी योर PYQ और उसी से ही आपको समझ आ जाएगा। और जैसे आपने एक बात और बोली ना, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन आता है, डर लगने लगता है, तो वो क्वेश्चन के थ्रू कंट्रोल हो जाता है। जब आप क्वेश्चंस लगाते हो और आपके धीमे धीमे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, आप क्वेश्चंस लगाने लगोगे, आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैं कर लूँगा एग्जाम में भी। और एक चीज़ बता दूं यार दोस्तों, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 भी आने वाली है ना, उसको भी अभी घबराहट हो रही होगी, राइट। तो आपको साथ कुछ ऐसा नहीं कि नया हो रहा है या कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ये सबके साथ होता है, राइट। कोई दिक्कत, इवन आज की डेट में भी जब हम पहली बार क्लास लेने के लिए जाते हैं ना तो हमें भी घबराहट होती है उस समय, राइट। तो अभी इतने हम बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे कि नहीं इस घबराहट को हटा दो, ऐसे करो वैसे करो, बट यार ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये अभी आपको फील हो रहा होगा और ये हमें भी फील हो रहा होगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो 2 महीने है ना इसमें आपको बेस्ट अपना देना है। बेस्ट देने का मतलब है जितनी अपनी एनर्जी बची हुई है, जितना टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो आप, ये आने वाले 2 महीने और किसी के लिए नहीं, अपने लिए ही यूज करना है। और उसके लिए अगर आपको लगता है कि 10 घंटे पढ़ना है 10 घंटे पढ़ो, लगता है मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूं 12 घंटे पढ़ो, लगता है सर मैं 14 आवर्स पढ़ सकता हूं 14 आवर पढ़िए। बट हाँ, कंपेयर मत करो दूसरे क्या कर रहे हैं,
आपकी स्ट्रेटजी आपके प्रिपरेशन का तरीका बिल्कुल आपका है। आप जो पढ़ रहे हो कंसेप्ट हो सकता है किसी को याद करने में 3 बार पढ़ना पड़ता हो सकता है आपको एक ही बार पढ़ के याद हो सकता हो, किसी को 5 बार पढ़ना पड़ता है। तो सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। आप अपने आप को सबसे बेस्ट जानते हो और उसके हिसाब से अपना प्लान बनाओ, अपने प्लान को फॉलो करो और अपनी ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आओ। दूसरों को मत देखो अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो। और लास्ट के 2 मंथ्स में तो सबसे बेस्ट ये है, यू शुड डू 24 आवर शेड्यूलिंग। बिल्कुल। अब ये 24 आवर शेड्यूलिंग क्या है, आपको सोना है, आपको फ्रेश होना है, आपको खाना खाना और सिर्फ पढ़ाई करनी है। क्योंकि इस टाइम पर आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे सिर्फ 8 घंटा पढ़ना है या मुझे 10 घंटा। ये लाइफ चेंजिंग प्रोसेस आपका शुरू हो गया है। अब लास्ट के 2 महीने में भी अगर आप अपने घंटे गिन रहे हो ना, तो ये मुझे नहीं लगता सर एक बेस्ट डिसीजन होगा। तो 24 आवर शेड्यूलिंग करो, खाओ, सो और सिर्फ पढ़ो। लास्ट के 2 महीने हर एक चीज़ भूल जाओ, पूरी दुनिया भूल जाओ, क्योंकि आपका एग्जाम एकदम नज़दीक है। यहाँ पर अगर आप चूक गए तो फिर पूरे साल के लिए वापस से प्रिपरेशन को रिपीट करना पड़ जाएगा, जो आई थिंक ना आप चाहोगे और बीइंग अ फैकल्टी मैं भी नहीं चाहती कि कोई बच्चा रिपीट करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब टाइम आप बनाते हो ना उसको थोड़ा सा डिवाइड भी करिए चीज़ों को बीच में। उसके पीछे रीज़न बताता हूँ। देखो यार, मैं कितनी भी अभी बातें कर दूं, मैम बातें कर लें बट एक प्रैक्टिकल है कि हम ह्यूमंस हैं। तो 12 घंटे की बात करें या 14 आवर्स की बात करें, 24 आवर शेड्यूलिंग की बात करें, हमेशा ब्रेक इज बेसिकली रिक्वायर्ड। वी आर नॉट मतलब हम मशीन तो है नहीं। तो अपने जब भी कभी आपको ऐसे मत करो कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा फिर ब्रेक ले रहा हूँ। आप अपनी स्टडी करिए, जब आपको लगता है थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट की रिक्वायरमेंट है छोड़ो, और वो जरूरी है, वो जरूरी है। अगर वो नहीं करोगे तो पुराना वाला स्किप होता रहेगा, वो ज़्यादा जरूरी है, राइट। इन सब चीज़ों को लेके सर क्या नॉन टेक के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए कि कुछ क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए नॉन टेक के लिए बच्चों को? सर बिल्कुल नॉन टेक मतलब पैरेलली, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये 2 महीने बचे हुए हैं, अब बच्चे को पैरेलली नॉन टेक टेक्निकल के साथ, टेक्निकल का अच्छा खासा वेटेज है, नॉन टेक का भी है, वैसे 100 मार्क्स के डिवाइडेड ही है। तो सर बच्चों को क्या करना चाहिए अभी नॉन टेक के लिए? क्या पैरेलली 1-1, 2-2 घंटे निकाल के प्रिपरेशन करना चाहिए या पहले नॉन टेक सारा खत्म कर दो फिर टेक्निकल करो? कैसे करना चाहिए मैनेज अभी? बिल्कुल सर, नॉन टेक के लिए मैं बच्चों यही बोलूँगा कि आपको कम से कम 3 टाइम्स रिवीजन करके जाना है एग्जाम से पहले। रिवीजन अगर आप नहीं करोगे, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे जनरल अवेयरनेस का और कोई भी टॉपिक हो, या आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही हो, विदाउट रिवीजन नथिंग गोज वेल। तो इसका मतलब फिर आप एग्जाम में उसको मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से जनरल अवेयरनेस का कोई भी टॉपिक अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, आप उसको मिनिमम 3 टाइम्स रिवाइज करके जाओ। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उन शॉर्ट नोट्स को एक रिकरेंट बेसिस पे उसको रिवाइज करो। अब सर रिकरेंट क्या होता है, जरा बच्चों को मैं 1 सेकंड में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप करंट में क्लास कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, अब आपको तो 1 साल का करना है। अब आप आज की क्लास भी करेंगे, वो आपने आज ही रिवाइज कर ली, क्लास खत्म होते ही 45 मिनट में, आधे घंटे में रिवाइज कर ली। बट साथ ही साथ पिछले साल का जो है उसको भी आपको लेकर चलना है, चीज़ों को पाइल अप होने नहीं देना है। और बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है सर कि एटलीस्ट 1 या 2 टेक्निकल सब्जेक्ट और 1 नॉन टेक का पोर्शन लेके, अगर ये आप 6 से 7-8 घंटे का बनाते हैं। और सर मैं थोड़ा एक चीज़ और ऐड करता हूँ इसमें कि आप अपना जो शेड्यूलिंग बनाए, जो आपने बोला कि ब्रेक दें, बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटली स्टेबल हों। आपकी एब्जॉर्प्शन तभी सबसे ज़्यादा होगी जब आप मेंटली स्टेबल होंगे, अननेसेसरी अपने दिमाग पे बर्डन नहीं लेंगे, चैलेंजेस नहीं लेंगे। और जो एंग्जाइटी की बात सर हमने करी, हमें एंग्जाइटी ही तब होती है जब हम अपनी उम्मीदों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और उसके हिसाब से हम इनपुट में वर्क नहीं करते हैं। तो हमें अपने जो टारगेट्स बनाने हैं, जो हमें शेड्यूलिंग बनानी है, प्रैक्टिकल हो जैसा सर आपने बोला, और उसमें सही समय पर आपको अपने आप को रिलैक्स भी करना है, मेंटली स्टेबल भी होना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों मतलब अब एक छोटी सी चीज़ मैं बताता हूँ, मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ, मतलब AEJ से रिलेटेड तो नहीं है, ये गेट से रिलेटेड है। जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया था ना, तो मैं पढ़ता था, सीरियस भी था, सब कुछ सही था, कोई दिक्कत वाला, मतलब इतना ज़्यादा सीरियस तो नहीं था, पर ठीक ठाक था, कंसेप्ट मेरे ठीक ठाक थे। जब एग्ज़ाम दे के आया ना मैं, तो मुझे पता, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा सीरियस होकर प्रिपरेशन करी नहीं थी, तो जब मैं एग्ज़ाम दे के आया तो मेरे से दोस्तों ने पूछा कि यार कैसा गया पेपर। तो मुझे यही नहीं पता था, क्योंकि मैंने उससे पहले ना PYQ ढंग से लगाए थे ना कुछ लगाए थे, तो मुझे पता ही नहीं कि पेपर का लेवल क्या है। भाई पेपर का लेवल तो कैसे पता चलेगा जब आप पहले भी कंपेयर कर रहे होंगे या पहले पेपर दे के आए होंगे। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि कैसा हुआ पेपर। मैंने कहा पेपर तो ईजी था, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला पागल हो गया क्या, पेपर टफ था। अब मेरे को समझ में आया कि पेपर तो टफ था। अब अगली बार मेरे से कोई भी मिलता, कैसा पेपर था, पेपर बहुत टफ था भाई, राइट, क्योंकि अब मेरे को बता दिया गया कि पेपर टफ था। और जब एग्जाम का रिजल्ट आया था तो उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 23 थी, राइट। तो कितनी बार आप दूसरों के माइंडसेट से जज करने की कोशिश करते हो कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। हो सकता है अभी हम आप लोगों को पूरा आइडिया दे रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, बट मैं फिर भी बोलना चाहता हूं कि आप अपने आप को सबसे परफेक्ट जानते हो।
आपको आपके लिए क्या बेस्ट है ये चीज़ करना चाहिए, बट हाँ हम उसमें जरूर आपकी हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे क्रैश कोर्स की रिक्वायरमेंट हो तो हमने क्रैश कोर्स यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चालू कर दिया, 1 अगस्त से चालू हो ही गया। हमें आप पता है कि आपको PYQ भी करवाने तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे PYQ भी चीज़ें शुरू हो गई, राइट। उसके बाद अगर कोई फॉर्मूला चाहिए रिवीजन के लिए वो भी हो गया, मॉक टेस्ट देना है वो भी चीज़ें हो गई, राइट। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चों को हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट, ये सब तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर मॉक बुक चाहिए मुझे, हार्ड में रिटर्न में चाहिए, हार्ड कॉपी की फॉर्म में चाहिए, मैं उससे प्रैक्टिस करूंगा, मेरी आदत ही वैसी है। तो कोई जल्दी, बहुत जल्दी वो भी लॉन्च होने वाली। बहुत सारे चले बच्चों को लगता है कि सर फॉर्मूला चाहिए लास्ट टाइम रिवाइज करने के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत जल्दी ये भी आने वाला है। और जो 2024 के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, 2024 में जितने भी एग्जाम हैं उन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी बता दूं आप लोगों के लिए भी कुछ सरप्राइज है जो बहुत जल्दी रिवील होने वाला है, राइट। और 2024 में जो भी एग्जाम होगा उन सब की आप धज्जियां उड़ा दोगे, राइट। वो ऐसा कुछ प्लान किया जा रहा है, राइट। तो काफ़ी कुछ हमने डिस्कशन किए हैं। सुरेश सर एक बार जाते जाते बच्चों के लिए जैसे क्रैश कोर्स भी प्लान हो गया, सारी चीज़ें तो प्लान हो गई है, सारी चीज़ें आपने बताई दी कि किस तरीके से करना चाहिए। लास्ट में जाते जाते 2 लाइन में बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए सर, ताकि वो पढ़नी अपनी अच्छे तगड़े तरीके से पढ़ाई शुरू कर सकें। जी सर आपसे बड़ा कोई है नहीं मोटिवेटर कि जो सबसे बेस्ट मोटिवेट कर दे। लेकिन हाँ, मैं एक बात बोलूँगा स्टूडेंट को कि बेटा ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, ये मान के चलो एक जंगल है, और आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतर गए हो ना, तो बेटा इस जंगल के अंदर जो है वो शेर भी है, हाथी भी है, गीदड़ भी है। लेकिन सर आपकी लैंग्वेज में जो आपका फेवरेट डायलॉग है कि जंगल का राजा शेर तब तक शेर बना रहेगा ना जब तक उसके अंदर क्या है, जिगर है। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी सेम ऐसा है कि यहाँ पर जो है हाई लेवल के स्टूडेंट भी मिलेंगे आपको, लो लेवल के भी मिलेंगे, आपके लेवल के भी मिलेंगे। लेकिन हाँ, आप उसमें बेस्ट आप तभी तक हो ना जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। जब ये मान के चलना कि अगर आपको ये लगे कि यार ये जंगल कब खत्म होगा, तो मान के चलना आप बूढ़े हो चुके हो, क्योंकि अब वो आपकी हड्डियों में वो दम नहीं रहा, मतलब वो शेर जो सर है वो शेर नहीं रहा है। क्योंकि जिगर होगा तो बेटा आप कोई सा भी एग्जाम है आप फर्स्ट रैंक के साथ में आप क्रैक कर लोगे, तो यही सर है। बिल्कुल 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 दोस्तों, सर से तो मुझे वो भी याद आ गया कि एक बार जंगल के राजा जो है वो शेर सबको पता ही है, तो उससे पूछा गया कि तुम जंगल के राजा हो ये तुमको कैसे पता, कोई इलेक्शन हुआ था क्या? तो उसने बोला इलेक्शन नहीं हुआ था यार, मैं मानता हूं कि मैं जंगल का राजा हूं इसलिए मैं जंगल का राजा हूं। अगर आप मानते हो कि आप टॉप कर सकते हो तो आप टॉप कर सकते हो, दुनिया की कोई ताकत तुमको नहीं रोक सकती। बट हाँ, ये सोचना अपनी जगह है और उसके लिए एफर्ट लगाना अपनी जगह है। तो सोचो मन में और उससे ज़्यादा एफर्ट लगाओ ताकि जो आप सोच रहे हो वो फुलफिल हो सके। तो काफ़ी कुछ हमने बच्चों को गाइड कर भी दिया और बच्चों को समझ में भी आया होगा किस तरीके से चीज़ें चलनी है, कैसे आगे प्रिपरेशन करनी है, एंजाइटी को कैसे करना है, मोटिवेट कैसे रहना है, 2 महीने के अंदर उसको क्या क्या चीज़ें करनी है और टाइम फ्रेम बांटना है। जैसे मैम ने बताया 24 घंटे की अपनी शेड्यूलिंग करिएगा। सर ने नॉन टेक के लिए आपको बताया। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे। पूरे इस वीडियो के अंदर देवेश सर ने आपको बताया एंजाइटी को किस तरीके से हैंडल करना है, आशुतोष सर ने बताया नॉन टेक को किस तरीके से देखना है, पैरेलली लेके जा सकते हैं। 2 सब्जेक्ट टेक्निकल और 1 नॉन टेक को आप पैरेलली प्रिपरेशन कर सकते हैं। और नॉन टेक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिलेक्शन में, क्योंकि टेक्निकल तो सबका 19-20 होता है, नॉन टेक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सुरेश सर ने बताया आपको कि जंगल का राजा की तरह, मतलब आपको जिगर रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट। लामिया मैम ने बताया आपको 24 आवर की शेड्यूलिंग करनी चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, राइट, कौन कौन से सब्जेक्ट की प्रायोरिटीज किस तरीके से रखनी चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कशन करी है हमने। तो मेरे ख्याल से काफी कुछ बच्चों को पता चल गया होगा, इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। और हम ये चाहते हैं कि अब आप इस वीडियो को देखो मत यार, अब एग्जाम क्रैक करके हमारे साथ यहां पर बैठो और हम आपसे पूछेंगे कि बताओ आपने इस लास्ट के 2 महीने में किस तरीके से एग्जाम को देखा है, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करी है। तो इस सेशन को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।